आई एम डॉक्टर अर्चिता एंड मैं एक होम्योपैथ और मैंने एमडी करी अभी साइकेट्री में, सो आई एम मोस्टली अ साइकेट्रिस्ट, होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट। तो आई वॉज ऑल्सो लीनिंग टूवर्ड्स एलोपैथी, पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि एलोपैथी में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एलोपैथिक सेक्टर में थोड़ा सा हो जाता है कि आप थोड़े फाइनेंशियल ड्रिवन ज़्यादा हो जाते हो और आप पेशेंट्स को शायद उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाते। बिल्कुल, होम्योपैथिक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी बहुत इफेक्टिव है। ये आजकल आपको पता है कि एंटीबायोटिक आपको पूरे सिम्टम्स आने पे ही लेनी चाहिए, बट ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आपको एलोपैथिक डोज से अपना छूट सकते हो। डू यू थिंक एलोपैथी का बढ़ना इन सारी पैथी के कम होने की वजह भी है? तो दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे, जहां हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर अर्चिता से, जो एक होम्योपैथ है और जानती है कि होम्योपैथी के जरिए बीमारियों को कैसे जड़ से ठीक करा जाता है। सिर्फ यही नहीं, होम्योपैथी कैसे आपकी बीमारी को बिना साइड इफेक्ट्स के ठीक करती है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। Hello, Dr. Archita. How are you? हाय शुभम, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? Good, good. Thank you so much for being part of this Vedic Roots podcast. थैंक यू, आई एम मच डिलाइटेड माई सेल्फ। So, थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताएंगे अपने बारे में अबाउट आप क्या करते हैं एंड कहाँ पर हैं आप, क्या बेस है आपका, थोड़ा सा बताइए ना प्लीज। श्योर। तो आई एम डॉक्टर अर्चिता एंड मैं एक होम्योपैथ और मैंने एमडी करी अभी साइकेट्री में, सो आई एम मोस्टली अ साइकेट्रिस्ट, होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट। Okay. तो मेरा जो क्लिनिक है दैट इज़ बेस्ड इन गुड़गांव, इट्स इन सुशांत लो। तो यू कैन ईजिली फाइंड मी ऑन गूगल मैप्स एंड एवरीथिंग, आपको मिल जाएगा डॉक्टर अर्चिताज होम्यो क्लिनिक से। Alright. So I've been practicing in since like 3 years as a psychiatrist, Okay. and other than that it's been like मतलब 7 से 8 साल हो चुके एज अ होम्योपैथ जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। 7 से 8 साल, तो दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल। ओवरऑल आपका कैसा रहा है इस पूरी जर्नी में, एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि हाउ डज होम्योपैथी एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प अ पेशेंट? तो ओवरऑल जो मैंने देखा है, आई थिंक लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं कि होम्योपैथी जो है वो स्लो एक्टिंग है, धीरे काम करती है, काफ़ी धीरे धीरे उसका असर दिखता है, बट ऐसा नहीं है। इन माय एक्सपीरियंस आपका बॉडी टाइप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Okay. जैसा आपका बॉडी है उसी टाइप से वो रिएक्ट करेगा। तो अगर आप काफ़ी, आपका मतलब एक पर्सनैलिटी वाला जो पार्ट है वो प्ले करता है कि आप स्लो हो, स्लगिश हो, तो मेडिसिन भी उस टाइप से एक्ट करेगा। बट मैंने मोस्टली देखा है कि जो होम्योपैथी है वो अक्यूट क्रॉनिक केसेस में दोनों में बहुत अच्छे से काम करती है। अक्यूट मतलब सर्दी जुकाम में भी काम करती है, और क्रॉनिक जैसे कि अगर लंबे ट्रीटमेंट्स हो गए, बीपी शुगर वाले केसेस में भी बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और मोस्टली सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वगैरह ऐसी चीज़ों में भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं होम्योपैथी में। एंड जनरली होम्योपैथी, आई मीन पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि होम्योपैथी में आप कैसे हैं? आई मीन व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ होम्योपैथ? मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इसमें, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने किसी होम्योपैथ को कभी विज़िट किया तो मेरे को एकदम इंटरेस्ट आया, ऐसा कुछ नहीं था। आउट ऑफ अ सडन व्हेन हम सब उस स्टेज में होते हैं कि आपने जस्ट पास आउट किया होता है और आप एकदम से ढूंढ रहे होते हो कि मतलब मेडिकल लाइन में जाना है, तो आई वॉज ऑल्सो लीनिंग टूवर्ड्स एलोपैथी। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि एलोपैथी में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। प्लस आई ऑलवेज, मेरे अंदर हमेशा से एक फीलिंग थी कि आई वांटेड टू हेल्प पीपल। तो एक वो चीज़ थी। एलोपैथिक सेक्टर में थोड़ा सा हो जाता है कि आप थोड़े फाइनेंशियल ड्रिवन ज़्यादा हो जाते हो और आप पेशेंट्स को शायद उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाते। होम्योपैथी में मैंने जब कंपेयर किया तो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही देयर वॉज माई होम्योपैथिक कॉलेज। Okay. तो तो आई जस्ट ऑब्जर्व Alright. कि उसमें काफ़ी अच्छा आप केस टेकिंग लेते हो और पेशेंट का टाइम लेते हो, उसको समझते हो और उसके हिसाब से दवाई देते हो, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड मी कि मैंने होम्योपैथी ज्वाइन किया फिर। होम्योपैथी एज अ साइंस आज की डेट में फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक व्यूअर्स वुड आल्सो लाइक टू नो कि होम्योपैथी है क्या एग्जैक्टली, और होम्योपैथी एलोपैथी और आयुर्वेदा जैसी साइंस, मतलब आयुर्वेदा तो कब से चली आ रही है, अगर एलोपैथी देखो तो वो तो 200 साल से आई है। तो आज की डेट में होम्योपैथी हाउ इज इट एज अ साइंस, और एलोपैथी के कंपैरिजन में हाउ इज इट, मतलब आपको क्या लगता है कि होम्योपैथी आज की डेट में उतनी वैल्यूएबल, उतनी चीज उसकी है, या फिर एलोपैथी ही आज की डेट में टेक ओवर कर रही है जैसे?
होम्योपैथी का कैसा रिस्पॉन्स रहता है इन सब चीज़ों में? सो बेसिकली होम्योपैथी एज अ साइंस लोगों को लगता है कि बहुत वेग है और अपने आप ही डॉक्टर कुछ भी मिक्सचर डाल के दे देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी एज अ साइंस प्रिंसिपल बेस्ड है। हम एक प्रिंसिपल कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक, कि मतलब Okay. जो आपका जैसे आपकी डिजीज आई है उसी तरीके की अगर आप मेडिसिन दोगे तो उसी से पेशेंट को आराम मिलेगा। Okay. और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फाउंडर थे सैमुअल हैनेमन, वो भी ही वॉज अ एलोपैथ। ही स्टार्टेड Okay. बीइंग एलोपैथ एंड उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि वो एलोपैथी में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे। अच्छा। उनकी बेटी बीमार हो गई थी, तो ही कुड नॉट ट्रीट हर अच्छे से। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये सब साइंस बेकार है, मेरा डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ आई एम नॉट एबल टू ट्रीट हर। तो उन्होंने स्टार्ट करा अपने आप से एक एक्सपेरिमेंट। एक होता है सिंकोना बार्क, तो उन्होंने एक ट्री का बार्क लिया और उसका कंकशन बनाया और उसको फिर उन्होंने अपने आप पिया। उन्होंने पिया तो उन्हें मलेरिया लाइक सिम्टम्स आने लगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने देखा कि वो अपने आप ही 4-5 दिन में ठीक हो गए। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि मतलब अगर हम ऐसे पेशेंट्स में उस चीज़ को देते हैं तो उससे आई थिंक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा पेशेंट में। और उस टाइम उनके टाइम पे जो सिस्टम था वो ये था, एलोपैथी में लीचिंग वगैरह इस टाइप के प्रोसेसेस चलते थे विच वर वेरी पेनफुल टू द पेशेंट्स। तो उनको इस चीज़ से मतलब काफ़ी एतराज़ था कि पेशेंट को हम ट्रीट करने की जगह जहाँ हमें उसको सहानुभूति देनी चाहिए कि उसको वो ऑलरेडी इतनी दर्द में है, इतनी परेशानी झेल रहा है, वहाँ हम उसे और परेशान कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा ढूंढना चाहते थे कि जिससे कि पेशेंट को कम से कम परेशानी हो और हम उसे ठीक भी कर सकें। ओके, तो ये एलोपैथी पहले आ चुका था होम्योपैथी के, आप ये कह रहे हैं? मतलब एलोपैथी उस समय हाँ, यही उस सेम टाइम पे थे दोनों? एलोपैथी आ चुका था, होम्योपैथी फ्लरिश हो रहा था धीरे धीरे। एंड एलोपैथी को हम कहते हैं कि मतलब जो सैमुअल हैनेमन थे उन्होंने उस चीज़ को इस तरीके से करना चाहा रिकग्नाइज कि जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी है, कोई ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसको कि सर्जरी चाहिए। ठीक है। जैसे कि स्टोन्स हैं, स्टोन्स आपके बड़े हैं, अगर वो कैनाल से नहीं निकल सकते और साइज में बड़े हैं देन यू शुड गो फॉर एलोपैथिक अप्रोच दैट इज सर्जरी। बट अगर स्टोन छोटा है, कैनाल के ट्यूब के साइज से, डायमीटर से छोटा है और आप होम्योपैथिक अप्रोच लेते हो देन दैट इज गुड विल इनफ। बट उन्होंने कभी भी ये नहीं ठुकराया कि जहाँ पर आपको सर्जरी चाहिए होती है वहाँ आप सर्जरी मत कराओ, होम्योपैथी पर रिजॉर्ट करो। क्योंकि ही वॉज वेल वर्स्ड विद दिस कि जहाँ सर्जरी ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एलोपैथी ख़राब सिस्टम है, बेकार सिस्टम है, नहीं जाना चाहिए। बस उनको अप्रोच एलोपैथी की सही नहीं लगी जो उन्होंने अपने आप से होम्योपैथी में इस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो एक आपने अभी चीज बोली लाइक मीन्स लाइक, तो मतलब बोल रहे हो कि अगर किसी को मलेरिया है तो उसको मलेरिया टाइप मेडिसिन ही कुछ दो ताकि वो जहर जहर को मारता है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो होम्योपैथी इज अ टिंक्चर जो कि उस डिजीज से मिलता जुलता आपका वो टिंक्चर होगा, कुछ ऐसा बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हो, जिसको कि हम बहुत माइन्यूट और बहुत स्मॉल डोजेज में देते हैं। तो ये भी एक होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डोज जानी चाहिए पेशेंट के अंदर। तो हम ऐसा नहीं करते जैसे एलोपैथी में वेट वाइज दिया जाता है किसी चीज़ को, तो उसको बहुत क्रूड फॉर्म में दिया जाता है, हम नहीं देते वो। हम उसको थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में देते हैं। डाइल्यूटेड फॉर्म में देते हो तो एंड हाउ डज यू नो, अगर एक बहुत ही जनरल एक लेमैन की तरह सोचूं तो एक कोई भी आपका चीज जो होगी वो किसी पेड़ या हर्ब के उसका ही मॉलिक्यूल होगा, बिल्कुल राइट? तो इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली तो एलोपैथी में वही मॉलिक्यूल दिया जाता है, बिल्कुल। होम्योपैथी में क्या दिया जाएगा उस चीज का, उसी चीज का ही वो उसका बहुत छोटा पार्ट, एटम कह सकते हो आप। अच्छा। इफ़ यू कंपेयरिंग दिस विद एलोपैथी, तो एलोपैथी में अगर आप मॉलिक्यूल दे रहे हो तो हम उसका एटॉमिक वर्जन दे रहे हैं, हम बहुत छोटे से छोटा पार्ट उसका डाइल्यूटेड वर्जन में दे रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम्योपैथी में पेड़ या पौधों से दवाइयाँ बनती हैं, क्योंकि जनरली उसको आयुर्वेदा से कंपेयर कर दिया जाता है। होम्योपैथी में हर चीज़ से दवाई बनती है, हर चीज़ से। जब मैं हर चीज़ बोल रही हूँ तो हम लोगों के कुछ नोसोड्स जिनको हम कहते हैं वो ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि जिनको
बलगम से बनाया गया है इन्फेक्टेड अच्छा। पर्सन के, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जैसे पेड़ का कुछ इन्फेक्टेड पार्ट है उससे भी बनाया गया है। Okay. तो इसलिए ये आयुर्वेद से कंपेयर नहीं हो। ऑल राइट। तो आयुर्वेदा में एक इन जनरल ये बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा में पूरा वो दिया जाता है। होम्योपैथी में लाइक मीट लाइक आप उसी बीमारी का ही एक वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सिमिलर सी चीज, सिमिलर एंटीडोट बनाते हैं। उसी से बनाते हैं। हाँ। और उसको काफ़ी हम बहुत पोटेंटाइज्ड वे में देते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हम उसके इनर पावर को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हम उस एक एक्टिवेटेड सब्सटेंस आपको दे रहे हैं। एंड हाउ डज इन सब जैसे भी हम मेडिसिन देते हैं तो ये रिस्पॉन्स कैसे इमीडिएट करती है या टाइम लेती है या फिर कैसे रहता है? सो मैंने बीमारी टू बीमारी डिपेंड करता मैंने होगा। अभी पहले भी ये हाँ। बात बोली कि आपका बॉडी रिएक्शन सबसे फर्स्ट पार्ट है। राइट। क्योंकि आजकल होता क्या है कि हम लोगों ने काफ़ी एलोपैथिक खा ली होती है, तो हम लोगों का सिस्टम थोड़ा स्लगिश हो चुका होता है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे होम्योपैथी का इफेक्ट एक बच्चे में और बूढ़े में, तो थोड़ा डिफरेंस होगा। जो बच्चा होगा वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा हर एक टाइप की डिजीज़ के लिए। Alright. खांसी जुकाम हो गया या बदहजमी हो गई, या फिर हो सकता है कि उसको भी किसी टाइप का स्टोन वगैरह के लिए भी अगर आप दोगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको बच्चे में मिलेगा। और थोड़ा सा हो सकता है मतलब हमने सबका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एक तो नहीं होता। Exactly. लेकिन अगर आपका थोड़ा स्लो और स्लगिश है तो आपको उस हिसाब से मिलेगा। दूसरा, बीमारी पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है कि वो अंदर से हटाते हुए फिर बाहर की तरफ आती है। Okay. तो जो हम हमेशा बात करते हैं जड़ से निकालना, तो एक उस टाइप में भी वो ज़्यादा काम करती है। ओके। तो इसमें भी बॉडी टाइप, मतलब आप जैसे आप बोल रहे हैं तो बॉडी टाइप ऐसा ही होता है जैसे आयुर्वेदा में वात पित्त कफ करके हम एक बॉडी टाइप असेस करते हैं। बिल्कुल आयुर्वेदा में बिल्कुल होम्योपैथी में भी ऐसा होता है। ऑक्सीजनाइड, हाइड्रोजनाइड, ये कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे होते हैं और हम उन्हीं के बेसिस पे देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम आयुर्वेदा से मिलते हैं। आयुर्वेदा से मिलते हैं तो प्रिंसिपल सेम है, आपका टेक्निक अलग है। टेक्निक अलग है। टेक्निक अलग है। बिल्कुल। तो यही डायग्नोसिस के टाइम पे भी हम यही सारी चीजें यूज करते हैं, और हाउ डज इट गो? या फिर डायग्नोसिस हम जनरल लेते हैं या फिर हम बात पित्त कफ करके जैसे बॉडी टाइप पता चल जाता है कि इस बॉडी टाइप के लिए ये चीज चलेगी? तो जब होम्योपैथी को डेवलप किया गया था तो अलग से डायग्नोसिस का कुछ इस टाइप से इम्पोर्टेंस नहीं होता था, क्योंकि होम्योपैथी को समझा गया था सिम्टम्स के थ्रू कि आपके ऊपर जो भी सिम्टम आ रहे हैं उस हिसाब से हम आपकी दवाई निकाल रहे हैं। तो इसी वजह से हमारी केस टेकिंग बहुत लंबी होती है कि आपको क्या 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 कब फील हो रहा है। तो हम एक बीमारी का नाम जनरली नहीं देते थे। बट टुडे क्योंकि आज हम मॉडर्न साइंस की एज में बैठे हैं तो हमें हर चीज़ को लेबल करना पड़ जाता है। ये हमारी ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उस चीज़ को जैसे पेशेंट ऑलरेडी परसीव कर चुका है आप नहीं देख पा रहे हो, तो पेशेंट उस टाइप से अपने आप को केपेबल भी नहीं मान पाएगा कि वो होम्योपैथी के लिए केपेबल नहीं है। तो आज की डेट में हम लोग पूरा रिपोर्ट्स वगैरह सब असेस करके प्रॉपर जैसे होम्योपैथिक डायग्नोसिस होता है उस तरीके के से ही हम डायग्नोसिस देते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे वो ब्लड रिपोर्ट्स लेते हैं प्रॉपर वैसे ही आप भी उन्हीं सारी चीजों को असेस करके एंड देन यू मेक योर डिसीजन कि अच्छा इसको ये ये डिजीज है और फिर ये डायग्नोसिस है। हाँ जी। ओके, एंड देन यू गिव अ प्रोटोकॉल फॉर देम। बिल्कुल। अब जैसे कोई पेशेंट है जिसको कि थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि आपके सिर्फ सिम्टम पे हम दे रहे हैं। मैं उसको ज़रूर एक बार ये बोलूँगी कि आप अपना रिपोर्ट करा लीजिए, आप मुझे अपना TSH, T3, T4 दिखाइए और उसके बाद फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पेशेंट को भी आजकल ये जिज्ञासा रहती है कि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उसके बाद मुझे असर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे पहले 2-3 डॉक्टर से मिल चुका है। तो उनको वो डॉक्टर समझा चुके हैं कि आपको इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, तभी आपका ये वाला जो पॉइंट है इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। या तो वो किसी का कम है तो बढ़ेगा या किसी का ज़्यादा है तो कम होगा। तो अगर बीइंग अ होम्योपैथ मैं उसको ये कह दूं कि नहीं, आपको सिर्फ ये जो आपको थकान फील हो रही है या आपको जो नींद नहीं आ रही है इसमें आपको आराम मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा एक अप्रोच चल नहीं पाता। इस वजह से हमें भी ब्लड वर्क्स और ये सब चीज़ें हम असेस करते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर हम नहीं कराएंगे पेशेंट हमारे पास एक हफ्ते बाद खुद ले आएगा।
ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पेशेंट एजुकेटेड है आज की डेट में, बिल्कुल। गूगल एजुकेटेड है। बिल्कुल, गूगल एजुकेटेड है, आजकल गूगल जनरेशन है, तो पेशेंट ऑलरेडी पूछ के आ रहा है कि मुझे ये बीमारी है, भले ही वो गलत हो सही हो, लेकिन पेशेंट अपने विचार में ये पूछ के आ रहा है कि मुझे बीमारी है और ये बीमारी है तो मैं इसकी दवाई लेना चाह रहा हूँ। तो वो आपसे बोलता भी है कि मुझे ये नहीं, मुझे तो ये बीमारी हो सकती है, या फिर मुझे थकान हो रही है। कभी ऐसे आपके केसेस आए हैं क्या? बहुत ऐसे केसेस आए हैं जो कि पेशेंट ऑलरेडी गूगल सर्च कर चुका होता है और पेशेंट ऐसे सोचते हैं कि नहीं, आप जो मुझे बता रहे हो वो नहीं है, वो गलत है। और मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास भी जा चुका हूँ, उन्होंने भी गलत डायग्नोस किया है। तो मैं ही सही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं ही समझ पा रहा हूँ। तो आजकल पेशेंट्स को थोड़ा सा ये वाला कॉम्प्लेक्स भी हो चुका है कि डॉक्टर मेरी बात सुनते नहीं है या समझते नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि मैं किस चीज़ के थ्रू जा रहा हूँ। तो उसका सबसे जो सिंपल तरीका है वो यही है कि आप उनकी एक एक बात सुनो। और हो सकता है कि कभी कभी हम लोग भी बायस्ड हो, जज जल्दी कर लेते हो उस बेसिस पे। तो हमें भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट हो, क्योंकि कई बार पेशेंट भी बहुत ट्रिकी होता है। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो पहले बताता है, और बहुत आप बाद में जाओ तो आपको पता चलता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये थी। तो आपको वो करने के लिए थोड़ा पेशेंट को टाइम देना ही पड़ेगा। आपके डायग्नोसिस में, मतलब यू सेड कि हम काफी टाइम लगाते हैं डायग्नोसिस में, राइट? बिल्कुल। तो मतलब हाउ इज इट डिफरेंट? क्योंकि अब एलोपैथी में तो आप जल्दी जाओ और जल्दी से बाहर आ जाते हो, जितना जल्दी होता है उतनी जल्दी बाहर भी आते हो। हाँ एंड बिल्कुल। दे फटाफट से रिपोर्ट देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, 2 मिनट में आपको मेडिसिन। सो इज इट डिफरेंट? होम्योपैथी में मैंने सुना है कि डायग्नोसिस का आपका स्ट्रक्चर बहुत अलग रहता है इन सब चीज़ों में। सो एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है शुभम, बट एलोपैथी में ये होता है कि आप जैसे, आपको पता है ईएनटी है, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट है, तो आप अगर कान का दर्द है आप ईएनटी के पास जाओगे। Exactly. या अगर आंख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे। तो क्योंकि उनके ब्रांचेस में डिवीजन हो जाता है, तो इस वजह से होता ये है कि अगर कोई आंख की बात है तो वो आपको बहुत जल्दी से 2 मिनट में सारे टेस्ट करके डायग्नोस कर देते हैं। और कभी कभी आई वुड से नॉट इन ऑल केसेस बट फ्यू केसेस आई हैव सीन कि वो एक जजमेंटल बेसिस पे भी होता है और वो बायस ओपिनियन हो जाता है कई बार। वेरियस बीइंग होम्योपैथ, क्योंकि हमें तो पूरा बॉडी ही एज सच हमें कंसिडर करना है, जो कि होम्योपैथी का सिद्धांत भी है कि आपको प्रॉपर एक बॉडी का असेसमेंट करना है। तो अगर आप मेरे पास आँख के लिए भी आए हो ना, तो भी मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी भूख कैसी है, प्यास कैसी है। तो रूट कॉज एनालिसिस होगी। बिल्कुल, रूट कॉज एनालिसिस होगी। तो हो सकता है कि जो आँख की परेशानी हो वो आँख की थी ही नहीं, अच्छा, वो किसी और वजह से आप में है। ऑलराइट। तो उससे आप फिर पहुंचते हो कि ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से यहाँ initiate से हो रही है। इनिशिएट हो सकती है, या इसके साथ बीपी का, आँख का इन्वॉल्वमेंट बीपी से भी हो सकता है या शुगर से भी हो सकता है। एंड जैसे ब्रांचेस होती हैं, आपने अभी बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि एलोपैथी हैज अ लॉट ऑफ ब्रांचेस। बिल्कुल। बट एक यही एक वजह भी रहती है जिस वजह से शायद एक जो पेशेंट होता है ना, आपने तो यू आर अ साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट इन होम्योपैथ, बट जनरली मैंने देखा है कि आयुर्वेदा एंड स्पेशली इवन इन होम्योपैथी, वो थोड़ा स्पेशलाइजेशन की वजह से ना दे फील कि अच्छा है, दे आर अ जनरल डॉक्टर, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हैं। तो हाउ इज इट डिफरेंट? मतलब आपके हिसाब से ब्रांचेस होनी चाहिए इन सब चीजों में, या फिर इज इट ओके कि पूरा फुल बॉडी मेडिसिन, होल बॉडी मेडिसिन में जाना चाहिए? सी मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, बट द थिंग इज़ कि एलोपैथी में क्योंकि आप हर बॉडी पार्ट को अलग ही कंसिडर करते हो, तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि उनकी ब्रांचेस होंगी। और होम्योपैथी में क्योंकि हम पूरी बॉडी एक कंसिडर करते हैं, तो हम लोगों की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा डिफाइंड पहले नहीं थी। पहले सिर्फ हमारे पास जो सब्जेक्ट बेसिस पे था कि मटीरिया मेडिका एमडी करी है, या आपने जो एमडी करी है वो आपकी रिपोर्टरी में एमडी करी है, तो ये हमारे जो थे ये सब्जेक्ट बेसिस थे। अब क्योंकि हम भी मॉडर्न एज, मॉडर्न साइंस के साथ बढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि कुछ चीज़ों में आपका कुछ आना ज़रूरी है। जैसे आप डर्मेटोलॉजी के लिए आपको एक ब्रांच क्रिएट करना ज़रूरी है, साइकाट्री के लिए आपको ब्रांच क्रिएट करना ज़रूरी है, पीडियाट्रिक्स के लिए भी है, और एक जनरल मेडिसिन की भी ब्रांच है। बट इसमें भी हमने अभी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग तो नहीं किया है। जैसे कि अगर आप जाएंगे एलोपैथी में तो आपको मिलेगा कि कोई एक न्यूरोलॉजिस्ट है, फिर पता चलेगा वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, फिर उसमें भी पता चलेगा कि वो सर्जन है कि नहीं है। तो इतना हमने अभी कोई डिवाइड नहीं किया है, बट ये ज़रूर है कि
होम्योपैथ आर और आने वाले टाइम में ये भी होगा। ये भी हो सकता है, बट क्योंकि हम लोगों के सिस्टम में सर्जरी अलाउड नहीं है तो ये अच्छा। थोड़ा मिनिमल होगा, बट हो सकता है। तो ऐसे केसेस जिनको सर्जरी की जरूरत होती है, यू रीडायरेक्ट देम टू एलोपैथिक बिल्कुल, सर्जन्स। एंड दैट इज़ वही एक सही अप्रोच होनी चाहिए कि अगर आपको पता है कि ये केस है और इसको सर्जन की ज़रूरत है तो आप सर्जन को ही डाइवर्ट करोगे। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए कि आप पेशेंट अपने पास रोक के रखो। ऑलराइट। जैसे कि कुछ केस जो लोग करते होंगे, जैसे कि कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जो श्रिंक हो जाता है, इंटेस्टाइनल ससेप्शन हो जाता है, तो आपको उसमें ये नहीं करना चाहिए कि आप होम्योपैथी की वेट करो। हाँ, अगर आपको पता है कि अक्यूट केस है, अभी हुआ है, तो आप उसमें ज़रूर एक बार कोशिश कर सकते हो क्योंकि उसमें रिजल्ट्स भी हैं। लेकिन अगर आप क्रॉनिक केस को डील कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको उसको अपने पास अटका के रखना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल स्टोन का केस है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, आपको पता है वो साइज में बहुत बढ़ चुका है, अब उसका कहीं से पैसेज ही नहीं है निकलने का, तो आप फालतू में पेशेंट को बोलते रहो होम्योपैथी लेते रहो, घुल जाएगा। नहीं घुलेगा, आपको सर्जरी के लिए उसको रिकमेंड करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे होम्योपैथ्स ऐसे भी हैं जिनकी अप्रोच डिफरेंट है, उन्होंने रिजल्ट्स देखे हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमने देखा है और जो मतलब हमने सीखा है उसमें ये अब इन्वॉल्व नहीं था। ऑलराइट। तो ओवरऑल मतलब अगर मैं बोलूँ ये चीज़ तो एज एन इंटीग्रेटिव विद एलोपैथी होम्योपैथी आल्सो कॉम्प्लीमेंट्स अ लॉट। बिल्कुल, इंटीग्रेटिव अप्रोच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इफ़ मतलब अगर आप पेशेंट को इतने एजुकेट कर दो कि आपको दोनों को ही मिनिमली फॉलो करना है और पेशेंट आपका उतना पेशेंस है उसके अंदर, तो आपको वो रिजल्ट ज़रूर दिख सकता है। लेकिन जनरली आजकल पेशेंट्स में वो उतना पेशेंस रहा नहीं है, तो उनको क्विक रिजल्ट चाहिए। तो इस वजह से वो अपने आप से, बिल्कुल एजुकेटेड वाली भी बात है कि वो अपने आप से गूगल पे पढ़ के पता लगा लेंगे, नहीं मेरे को तो यही फॉलो करना है ट्रैक, मेरे को इस पे नहीं जाना। राइट। एंड एलोपैथी में जो मेडिसिन होती हैं, डू दे व्हाट शुड आई कॉल इट, उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जी की तरह काम करती हैं, या फिर वो उसको जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, या फिर वो ऐसा तो नहीं है दोनों के इफेक्ट, बिकॉज दे आर वेरी मतलब एलोपैथिक मेडिसिन आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, उनके तो साइड इफेक्ट्स भी इसीलिए इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चीजें कॉम्प्लीमेंट करती है या फिर हम उसको और थोड़ा सा रुक कर देते हैं या वेट करते हैं कि नहीं यार अभी थोड़ा सा 3-4-5 दिन बाद उसको देंगे जब उसका कोर्स खत्म हो जाए? हाउ डज इट वर्क? तो आजकल क्योंकि हम लोग कोई भी एलोपैथी से अनछुआए तो रहे नहीं, हम लोग शुरू से बचपन से हमें वैक्सीन लग जाती है, उसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम में हमें या तो अगले दिन जल्दी स्कूल जाना है या अगले दिन जल्दी प्रोजेक्ट करना है, तो हम खा चुके होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम में ही नहीं है, अब हमारे सिस्टम में एलोपैथी इन्वॉल्व है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि आप होम्योपैथी और एलोपैथी में कोई इंटरेक्शन होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक वर्क करिए आपके पार्ट्स पे, जो आपका जिसका डाइजेशन हो रहा है लिवर में, जो वहाँ से प्रॉपर अपना काम करे वो। और होम्योपैथी जो है हम कहते हैं वो नर्व्स पे काम करती है। अच्छा। तो जब वो नर्व्स पे काम करेगी तो दोनों पे इंटरेक्शन नहीं होगा, बट कुछ सर्टेन मेडिसिन होती हैं जिनको हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप एलोपैथी के साथ ही लो, तो वो इंटरेक्ट कर सकती है। क्योंकि वो नहीं इंटरैक्ट नहीं कर सकती, उनका एक्शन खत्म हो सकता है, All क्योंकि right. वो बहुत डेलिकेट डोजेज होती हैं। ऑलराइट। इसमें जैसे एलोपैथी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोऑक्सीडेंट रहता है, राइट? तो इसमें भी यही सेम चीजें, यही कॉन्सेप्ट रहते हैं कि वी आर गिविंग मेडिसिन एज एन एंटीऑक्सीडेंट या कुछ वो सारी चीजें रहती हैं। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट और प्रोऑक्सीडेंट वाली जो बात है वो सप्लीमेंट बेसिस पे है, Right. ठीक है? तो सप्लीमेंट इज नॉट डज नॉट कम अंडर एनी पैथी, ना वो होम्योपैथी में आता है ना एलोपैथी में आता है। Got it. अगर मुझे लगता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी है और आपका फूड सोर्स भी इतना स्ट्रांग नहीं है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो वो मैंने कोई होम्योपैथिक अप्रोच नहीं दी या एलोपैथिक अप्रोच नहीं दी, वो बॉडी की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो चाहिए। Got it. Got it. That is amazing. Overall, how do we think about homeopathy as a first line of treatment for जो हमारी acute diseases है, and then we'll come to chronic diseases. पहले acute की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि as a first line of treatment, जैसे कोई patient आया आपके पास सबसे पहले आता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका response सीधा आपसे कैसे कितनी जल्दी आता है या फिर क्या रहता है? बिकॉज एलोपैथी में तो अगेन
it comes very quickly or it causes side effects but it comes quickly also results 5 दिन 6 दिन 10 दिन तो इसमें कैसे रहता है for diseases like अगर मैं बोलूँ common cold वगैरह ही कह लो सिर्फ एलर्जीज कह लो उसमें होम्योपैथी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कैसे इफेक्टिव है बिल्कुल होम्योपैथिक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे आपने कॉमन कोल्ड की बात करी तो कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कि प्रॉपर अभी कोल्ड फ्लरिश नहीं हुआ है, किसी ने कंप्लेन करी कि अभी मुझे सिर्फ रनी नोज ही स्टार्ट हुआ है और खांसी जुकाम मुझे स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा सा हेडेक बन गया है, तो आप समझ गए कि थोड़ा साइनस के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं कराइजा, तो मतलब आपको थोड़ा सा शुरू हो गया है। तो अगर आप उस केस में भी होम्योपैथी दोगे तो आप ये बहुत अच्छे से ये चीज़ देख पाओगे कि होम्योपैथी ने 2-3 दिन में ही पेशेंट को हेल्प कर दिया और उसका वो जो कोल्ड है वो आगे नहीं बढ़ा। हालांकि जो हम कहते हैं वो ये होता है कि जो कॉमन कोल्ड है उसका 7 डेज का कोर्स होता ही है, वो अपना रन करेगा उतना कोर्स। लेकिन हाँ, एलोपैथिक दवाई से अगर आप एंटीबायोटिक से स्टार्ट करोगे, आजकल आपको पता है कि एंटीबायोटिक आपको पूरे सिम्टम्स आने पे ही लेनी चाहिए, उसके पहले नहीं लेनी चाहिए। तो लेकिन जो हमने देखा है एंटीबायोटिक के बाद ही ज़्यादा आराम देखा है। तो आप तब तक उस अगर रनी नोज के साथ वेट करते रहोगे कि मैं एलोपैथिक अप्रोच पे जाऊं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। होम्योपैथी में हम आपको एक्सेसरी मेजर्स भी बताएंगे, उसको भी हम जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को करके, जैसे स्टीम हो गया, गागल्स हो गए, ये सब चीज़ों को करके फॉलो करके अक्यूट कंडीशंस का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे कि आर्निका तो हर किसी के घर में होती ही होती है, क्योंकि वो इंजरी बेसिस पे मेडिसिन दी जाती है। तो कोई भी मतलब अगर कट लग गया या कोई भी ऐसे आपको नील पड़ गया या चोट लग गई तो आर्निका तो बहुत इजीली प्रिस्क्राइब हो जाती है, तो वो भी एक अक्यूट मेडिसिन का ही रोल निभा रही है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू क्रॉनिक जैसे डायबिटीज बीपी इवन कैंसर, इनफैक्ट आपने तो आई थिंक कैंसर एक किसी हॉस्पिटल में या सेंटर में आपने काम भी किया है राइट साथ राइट? बिल्कुल, तो मैंने काम किया हुआ है कैंसर हीलर सेंटर में एंड आई हैव भी मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर कि काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में भी। तो एंड आई हैव ऑल्सो वर्क विद डॉक्टर कल्याण बैनर्जी जिनका होम्योपैथिक अप्रोच था प्रॉपर। तो वो जब मैंने उनको मतलब ही इज़ वर्किंग मिराकुलसली, तो मैंने उनके काफ़ी अच्छे केसेस देखे हैं जहाँ पर कि कैंसर को हमने काफ़ी हिसाब तक, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है कि आपने कुछ केसेस में आपने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया है, मैनेज किया है, कुछ केसेस में आपने साइड इफ़ेक्ट्स मैनेज किए हैं और कुछ केसेस में आपने रिजल्ट भी देखा है। सो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द केस एंड पेशेंट टू पेशेंट। और जैसे बीपी शुगर वाली बातें हो गई, तो बीपी शुगर में मोस्टली पेशेंट एलोपैथिक अप्रोच पहले ही स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो उनको ये एजुकेट करना पड़ता है कि आप क्योंकि एलोपैथिक अप्रोच स्टार्ट कर चुके हो, हम इसको एकदम से बंद तो नहीं करा सकते, पर हम आपको हेल्प कर सकते हैं साइड बाय साइड कि आप अपनी डोज को मिनिमम कर दो। अगर आप 2 टैबलेट ले रहे हो एक दिन में तो आप उसको 1 कर दो या 1 को आधा भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हो। पर अगर आपने स्टार्टिंग से, जब आपको पता चला है कि मुझे बीपी की दिक्कत डेवलप हो रही है या शुगर की डायबिटीज़ की दिक्कत डेवलप हो रही है, अगर आप वहाँ से स्टार्ट करोगे तो होम्योपैथी का अप्रोच बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है अगर आपकी जेनेटिक्स में है, हेरिडिटरी में है, तो डायबिटीज़ या बीपी का आना थोड़ा नेचुरल है। होम्योपैथी एक्सटेंड कर देता है उस टाइम को। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बना रहा है हर जगह से और बहुत डिजीज़ में हेल्प भी कर रहा है क्योर में। कैन वी से इफ अ पर्सन जिसको टाइप 2 डायबिटीज है और काफी क्रॉनिक कंडीशन, क्या होम्योपैथी अकेले में उसको रिवर्स करवा सकता है? आपने कभी देखा है ऐसे केसेस पहले या फिर कोई भी ऐसी चीज बीपी या फिर डायबिटीज? अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, बहुत क्रॉनिक पेशेंट है एंड केस इज़ नॉट गुड, तो जनरली उसके साथ काफ़ी ज़्यादा दूसरे टाइप के सिम्टम्स एंड दूसरे टाइप की चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो होम्योपैथिक अप्रोच स्टार्ट होती है कि आप पहले उन सिम्टम्स को थोड़ा पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेटर दो, एंड जब आपकी एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रहती है तो बिल्कुल आप ये देख सकते हो कि काफ़ी आराम है। बट ऑब्वियसली डायबिटीज़ एंड बीपी इज़ दैट काइंड ऑफ कंडीशन विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड एज अ होल, बट ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आप वो एलोपैथिक डोज से अपना छूट सकते हो। अच्छा, तो इसमें हम क्या डाइट लाइफस्टाइल अप्रोचेस भी यूज करते हैं कि अब अपनी डाइट चेंज करो या लाइफस्टाइल चेंज करो अलॉन्ग विद
homeopathic medicine? How does it go? बिल्कुल हमें डाइट और लाइफस्टाइल अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारा फाउंडर का उद्देश्य था कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डाइट से इंट्रोड्यूस हुई हैं और आप उसको डाइट से ही मैनेज नहीं कर रहे, तो इसमें दवाई कुछ रोल नहीं प्ले करेगी। जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि अगर किसी को CKD है और वो पेशेंट का क्रिएटिनिन हाई है, ठीक है। और अगर वो पेशेंट कह रहे हैं कि मैं रनिंग वगैरह नहीं छोड़ूंगा ठीक है। और मैं बाहर का खाना वगैरह नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन आप होम्योपैथी दे दो, अच्छा, तो वो काम नहीं करेगी। वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप होम्योपैथी ले रहे हो, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके बिना आई थिंक कोई भी पैथी काम नहीं करेगी। एलोपैथी भी काम करेगी To a उस certain टाइम extent, के लिए, हाँ। बट उसके बाद वो आपकी कंडीशन को वर्सन होने से नहीं रोक सकती। सो वो लाइफस्टाइल चेंजेस और मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। And overall, you know, coming to something controversial पहले, controversial ये है कि इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो पहले तो आप थोड़ा व्यूअर्स को बताइए प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, होम्योपैथी को प्लेसिबो क्यों कहते हैं? मतलब इतने टाइम से चली आ रही पैथी है एंड आज उसको एकदम से डिमांड ऐसा लगता है लोगों को कि कम हो रही है, एलोपैथी इज टेकिंग ओवर। तो व्हाई इज इट सो? आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आज, और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है जब इतनी अच्छी है ये? सो एक्चुअली दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं। एक तो एलोपैथ्स को ये चीज़, मतलब एलोपैथ्स कहें या साइंटिस्ट कहें, उनको ये चीज़ हर चीज़ को इवैल्यूएट करना होता है कि अगर आपने कुछ चीज़ बॉडी में डाली तो वो गई कहाँ, वो कहाँ से डाइजेस्ट होके बाहर निकली, तो ये चीज़ उनको जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन को जब टैग किया जाता है तो वो उस तरीके से आपको उनका डाइजेशन वगैरह नहीं दिखता, क्योंकि फिर से मैंने जो आपको बताया था डाइल्यूशन वाली बात है कि आप एक जगह मॉलिक्यूल दे रहे हो, एक जगह एटम दे रहे हो, तो एटम हर चीज़ में है बट आप उठा के एक एटम नहीं देख सकते। तो वैसे ही होम्योपैथी मेडिसिन को आप उठा के टैग नहीं कर सकते कि कहाँ इफ़ेक्ट कर रही है, बट वो इफ़ेक्ट कर रही है। उसको प्लेसिबो इफेक्ट इसलिए नाम दे दिया गया था क्योंकि जैसे होम्योपैथी केस टेकिंग हम करते हैं, हम आपसे बहुत लंबा पूछते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम आपके चाइल्डहुड में भी चले जाते हैं। किसी को क्रॉनिक डिजीज होती है, हम तो वी एंड अप काउंसलिंग द पेशेंट, कि एंड में यही हो जाता है कि पेशेंट को हम काउंसिल करके भेजते हैं। और अकॉर्डिंग टू एलोपैथ्स एंड अकॉर्डिंग टू ऑल अदर फार्मासिस्ट ये पता ही नहीं चल रही कि शरीर में कहाँ जा रही है। डाइल्यूशन का भी आप बहुत छोटा पार्ट दे रहे हो, आप डाइल्यूट भी कर रहे हो, आपने सब्सटेंस को पूरे अच्छे से डाइल्यूट कर दिया, उसका भी आप बहुत मिनिमल पार्ट स्टोर कर रहे हो, और उस मिनिमल पार्ट को भी आप जो गोलियों में दे रहे हो वो सिर्फ उसका कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत ही छोटा अंश है, 1/1000 अंश आप उसका दे रहे हो। तो उस चीज़ की वजह से इसको बनाया गया था कि ये तो ना सिर्फ आपके प्लेसिबो, मतलब कि ये सिर्फ आपके दिमाग में है कि असर कर रही है, या एक्चुअली में कुछ असर करती नहीं है। तो इस चीज़ को इस तरीके से इसीलिए पॉपुलराइज किया था। दूसरा एंगल फार्मासिस्ट का ये भी था कि होम्योपैथी का हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि वो थोड़ा लोगों के लिए ज़्यादा अप्रोचेबल हो, उनके लिए ईजी हो। तो हम लोगों की मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव होती नहीं थी, तो उनको लगता था कि हमारा कुछ घाटा हो जाएगा। अच्छा। तो उस चीज़ को इस तरीके से पॉपुलराइज नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से इसको टर्म कर दिया गया प्लेसिबो। तो इसमें दो एंगल्स इन्वॉल्व हो गए। तो इस वजह से जहाँ ये स्टार्ट हुई थी वहीं से ये बंद हो गई। जर्मनी में ही स्टार्ट हुई थी और वहाँ पर ही इसको इतना प्लेसिबो का इम्पैक्ट दिया गया कि ये बंद हो गई। लेकिन इंडिया में इसीलिए अभी भी चल रही है क्योंकि इंडिया में ही इसका पॉपुलराइजेशन ज़्यादा हुआ था। हमारे टाइम के राजा महाराजा ने इसको बहुत यूज़ किया था, और उन्होंने क्योंकि इंडिया में तो हमेशा से ही नेचुरल चीज़ों का चलन ज़्यादा रहा है, और हम लोग ज़्यादा योगा और आयुर्वेद में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम लोग एलोपैथी में इतनी ईजिली जाते नहीं हैं। तो वही एक अप्रोच की जैसे होम्योपैथी आज भी इंडिया में जिंदा है। लेकिन अब टाइम के साथ एलोपैथी, डू यू थिंक एलोपैथी का बढ़ना इन सारी पैथी के कम होने की वजह भी है, या फिर कह सकते हैं कि एलोपैथी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है, फार्मास्यूटिकल्स बढ़ रहे हैं, कंपनियां आ रही, नई नई कंपनीज आ रही हैं, मेडिसिन तेजी से नई नई डेवलप हो रहे हैं, ड्रग्स हो रहे हैं, कोविड में इतनी सारी हुई हैं, तो क्या उन सब की वजह से, एंड एवरीथिंग इज, जैसे उनका एक पूरा जर्नल है पबमेड, तो ये सारी चीजें अभी हम जहाँ तक है कहीं होम्योपैथी में अभी भी शायद मिसिंग है।
या फिर या है जर्नल्स हैं, मतलब पहले तो जर्नल्स है जहाँ पर ये सब देखी जा सकती हैं। दूसरा, क्या एलोपैथी का राइज इज इट बिकॉज ऑफ दैट कि होम्योपैथी और ये दूसरी पैथीज आज गिर रही हैं, कह सकते हैं कुछ? एक्चुअली मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि एलोपैथी का राइज है। हम लोग एक साइंटिफिक एज में रह रहे हैं जहाँ पर साइंस बहुत तरक्की कर रही है और जहाँ पर रोज़ हमें नई नई हर चीज़ का सल्यूशन मिल रहा है। अब तो हम एआई एज में आ गए जहाँ पर कि आगे सब कुछ रोबोटिकली ही Exactly. हैंडल होने वाला है। तो उस तरीके से हम लोग ने साइंस में इतनी तरक्की करी, तो जो भी चीज़ें मतलब कुछ नया सब्सटेंस आता है वो इंक्लूड हो जाता है हमारे ट्रीटमेंट में। दूसरा, दो चीज़ें हैं, एक तो होम्योपैथी के जर्नल्स भी हैं और होम्योपैथी में साइंटिफिक पार्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं। होम्योपैथी में भी ऐसा नहीं है कि आगे रिसर्च बंद हो गई है, होम्योपैथी में अभी भी रिसर्च चल रही है, बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। CCRH एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल इस रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं और हर चीज़ में हमारा भी उस तरीके का, कोविड में हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे, आपने जैसे मेंशन किया। तो कोविड में एलोपैथी में लोगों ने बीच में इतना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी बेड्स की, राइट। और बीच में पॉपुलराइज हुई थी ड्रग, जो कि लोगों ने इसको होम्योपैथी के थ्रू पॉपुलराइज किया था कि ये ऑक्सीजन आपका कंटेंट बढ़ाती है। तो बिल्कुल होम्योपैथी में भी प्रोग्रेसिवली रिसर्च चलती रहती है, बट वो एक जो साइंटिफिक फेद है कम्युनिटी में वो कम है ओके। कंपैरेटिवली। साइंटिफिक एज इन डॉक्टर्स का फेथ, डॉक्टर्स का कह सकते हैं, डॉक्टर्स का, इंडिविजुअल्स का, या जो अच्छा, जो उस आपको रिसर्च पे। उस रिसर्च पे थोड़ा हमारी तरफ फेद अभी कम है, तो इस वजह से हम लोग इतना शायद हो सकता है फ्लरिश नहीं हो पा रहे, बट वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन आवर टोज टू फाइंड द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर आवर पेशेंट्स, एंड दिस इज इक्वली इफेक्टिव, equally effective. got it, got it. And you mentioned about patient care. आप उनको पूरा कंडीशन करके भेजते हैं। बिल्कुल So coming to that, you have your MD in psychiatry. बिल्कुल। तो साइकेट्री में स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस कि यार साइकेट्री में ये सब होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है, क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया, इवन अल्जाइमर्स, तो कैसे इन सब चीजों में आपने क्या देखा है? हाउ डू यू थिंक कि साइकेट्री एज अ ब्रांच इन होम्योपैथी इज इफेक्टिव? सो बेसिकली सबसे पहले तो मेरा इंटरेस्ट इसीलिए साइकाट्री में जागा था क्योंकि हम होम्योपैथी में जब एट लेंथ चले जाते हैं किसी पेशेंट के साथ, तो हम उसका पूरा लाइफ हिस्ट्री डिस्कस कर डालते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को परेशानी है, तो हम बच्चे से सिम्टम तो नहीं ले सकते क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा इतना, तो हमें मदर से सिम्टम लेने पड़ते हैं। तो हम कई बार मदर्स से ये भी पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या रहा, ताकि हमें पता चल पाए कि बच्चे की क्या साइकोलॉजी हो सकती है। तो दैट्स वाई साइकाट्री एज अ ब्रांच बहुत नेचुरली होम्योपैथिक में आती है। तो जब हम साइकाट्री परस्यू करते हैं एज अ ब्रांच, तो ऑब्वियसली ये सब जो चीज़ें हैं, स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन डिसऑर्डर, ये बड़े कॉमनली हम पढ़ते हैं और इसका आजकल बहुत कॉमन चलन भी हो चुका है कहीं क्योंकि हम इस स्ट्रेस एज में इतना रह रहे हैं, स्पेशली जो जेन ज़ी है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। तो जब हम इस चीज़ का अप्रोच शुरू करते हैं, हम मतलब मैंने जो नॉर्मली देखा है कि एलोपैथी की अप्रोच जो है वो आपके मेडिसिन दो टाइप की होती है, या तो वो पेशेंट को बहुत डल कर देती है, एक साइड कर देती है। बट होम्योपैथी में क्योंकि मैंने फिर से वही आपको मिनिमल डोज दी है और आपको सूट करती हुई डोज दी है, सिमिलर डोज दी है, तो वो आपको ना तो एकदम से एक्साइट करेगी ना आपको एकदम डल करेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि उसका असर थोड़ा सा आपको बाद में दिखे, बट वो एकदम आपको प्रॉपर बीच में रखने की कोशिश करती है। तो इफेक्टिव इन सारी केसेस में भी है ये, मतलब बिल्कुल। स्किज़ोफ्रेनिया के लिए कोई पेशेंट आए एंड इफ ही कंसल्ट्स अ होम्योपैथ, यार मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, तो वो आप होम्योपैथी के जरिए भी यू कैन गिव अ गुड उसको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। बिल्कुल रिस्पांस अच्छा मिलेगा क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में देयर आर टू फेजेस, एक होता है मीनियाक फेज और एक होता है डिप्रेसिव फेज। तो कई बार ये जो फेजेस हैं दे कैन प्रोलॉन्ग अप टू 6 months। अच्छा। तो ऐसे में ना सिर्फ पेशेंट के लिए बट उसके आसपास के फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो लोग जो उसे जानते हैं उनके लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो उन केसेस में होम्योपैथी में बहुत अच्छा वर्क हमने देखा है एंड आई करेंटली हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आई हैव डायग्नोज्ड अंडर दिस
लेबल एज स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा। तो उनमें मैंने रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखे हैं होम्योपैथी के। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा कि एकदम से बीमारी यहाँ थी तो नीचे ही जाएगा। आपके कुछ डेज होंगे विच विल बी इक्वली बैड एंड विच विल बी इक्वली गुड, लेकिन आपको अपना वो, अगर आप वो फेद रखोगे तो आपको असर ज़रूर दिखेगा। ओके, तो इसमें मतलब आप जो काउंसलिंग करते हो तो, या मेंटल हेल्थ जो जैसे पूरा एक वो बोलते हैं ना थेरेपी होती है, सो ये एक थेरेपी के साथ मेडिसिन काम करती होंगी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल। काउंसलर के साथ पूरा। काउंसलिंग के साथ ही मेडिसिन की अप्रोच है मेरी। बट जनरली कुछ डिजीजेज मैंने देखी हैं जिनमें कि आई विल टेक टाइम इन इंट्रोड्यूसिंग मेडिसिन। मैं आपको पहले काउंसलिंग के थ्रू ही अप्रोच करूँगी। इफ़ आई फील कि अब आप उस लेवल पे हैं जब मैं मेडिसिन इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ और जब आपके अंदर असर आ सकते हैं, तब मैं उस चीज़ को अप्रोच करूँगी। तो बेसिकली ये मुझे पेशेंट को देख के इवैल्यूएट होगा कि किस तरीके से पेशेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो फेड अप होके एलोपैथी से, यू नो, दे कंप्लीटली फेड अप किया कि स्किज़ोफ्रेनिया तो यहाँ पर ठीक नहीं हुआ बल्कि और ख़राब हो गया, सिचुएशंस ख़राब हो गई, देन दे केम टू एलोपैथी और होम्योपैथी। ऐसे में रिस्पॉन्स क्या मतलब बाद में आना शुरू हो जाता है? तो बेसिकली जिस बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया शुभम, ऐसे केसेस होते हैं वो हमने कैंसर में ज़्यादा देखे हैं। अच्छा। तो कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, और जनरली हर कंडीशन में आजकल मैं कहूँगी कि एलोपैथी पहले लेकर जब वो सिचुएशन ख़राब हो जाती है और उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तब होम्योपैथी में आया जाता है कि या तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम कर दो या फिर हमें थोड़ा सा हेल्प कर दो कि हम अब एलोपैथी से आशा सारी छोड़ चुके हैं, तो हमें होम्योपैथी थोड़ा सा हमें रिलीफ करे। तो ऐसे में ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि आप ऑलरेडी अपना एक केस थोड़ा सा आगे तक ले जा चुके हो, टर्मिनल स्टेज तक ले जा चुके हो, तो होम्योपैथी भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो भी अपना काम करेगी बट वो समय लेगी। तो ऑलरेडी आपको डैमेज इतना हो चुका है, तो आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ये बहुत अप्रोच ऐसी होती है, पेशेंट सोचता है कि मैंने अब सब छोड़ के होम्योपैथी ले लिया लेकिन होम्योपैथी ने भी असर नहीं किया, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि आप उस डैमेज को ऑलरेडी इनवाइट कर चुके हो। तो होम्योपैथी रातों रात वो डैमेज तो नहीं रिपेयर करेगी, बट हाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ज़रूर बेटर करके देगी आपको। तो आपको उसके लिए पेशेंट ज़रूर रहना पड़ेगा। तो होम्योपैथी को मतलब एक तरह से बदनाम हो गई है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली बदनाम हो गई है, और अब कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा फेमस भी किया जा रहा है, क्योंकि अब एक्चुअली लोगों को ये अप्रोच समझ में आई है कि एलोपैथी बहुत ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, एलोपैथी में नुकसान भी इन्वॉल्व है। तो अब पेशेंट ये सोचता है कि होम्योपैथी तो नुकसान तो नहीं करेगी, एटलीस्ट कुछ फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान तो नहीं करेगी, तो ये अप्रोच तो बन गई है। बट ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हो कि नुकसान नहीं करेगी, तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप अपना फेथ छोड़ दोगे, ट्रीटमेंट आगे नहीं लोगे, ट्रीटमेंट डॉक्टर के कहे अनुसार नहीं लोगे, छोड़ छोड़ के लोगे, तो वो भी आपका नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। आई मीन अगर पहली, इन अदर वर्ड्स, अगर हम पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले लें होम्योपैथी को, बिल्कुल, तो एक बारी को हम रिस्पॉन्स को असेस भी कर सकते हैं, जो हम एलोपैथी के बाद शायद उसको असेस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब तक डैमेज बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। होम्योपैथी टाइम लेगी। बिल्कुल। तो बट ठीक है, आई थिंक यू नो विद टाइम होम्योपैथी भी यू नो थोड़ा सा और इम्प्रूव होगी, और इम्प्रूव हो भी रही है जैसे आप बता रहे हो। बिल्कुल 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 इम्प्रूव हो रही है। पेशेंट्स का फेथ भी थोड़ा वापस आ रहा है आजकल। एज अ लेमैन पर्सन हमें ये बात ज़रूर इतना तो पता चल गया है कि एलोपैथी की दवाई के बेनिफिट्स हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर हैं। तो बहुत लॉन्ग टर्म लेना उसे बहुत ठीक नहीं है। जैसे कि आजकल लोगों को पेन किलर्स के बारे में बहुत अवेयरनेस हो गई है कि अगर हम पेन किलर्स ले रहे हैं बहुत टाइम तक, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर लिवर एंड किडनी इक्वली। तो बिल्कुल ऐसे कंडीशंस में जब वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो होम्योपैथी एज एन ऑप्शन बहुत अच्छा उनको अपील ज़रूर करता है। एंड कमिंग टू एंटी डिप्रेसेंट्स, आई मीन साइकेट्री आप जैसे देखते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट्स तो तुरंत आपको यू नो मूड बूस्ट कर देती है केमिकल चेंज बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल होम्योपैथी में आई थिंक ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, ऐसी नहीं, मेडिसिन एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, right? ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जो मतलब मेरी एक होम्योपैथिक अप्रोच है कि आई ऑल्सो प्रोवाइड द पेशेंट्स विद इन SOS मेडिसिन। तो अब
SOS अगर हम कहेंगे एक्यूट कंडीशन में काम नहीं करनी तो ऐसा नहीं है। SOS मेडिसिन काम करती है। जैसे कोई पेशेंट है उसको नींद नहीं आ रही है तो मैं उसको SOS दूंगी कि आप वैसे तो आप रेगुलर में ये ले रहे हैं पर जिस दिन आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है नींद में आप ज़रूर ये वाली मेडिसिन ट्राई कीजिए और बेनिफिट आता है। किसी को माइग्रेन है, उसका माइग्रेन के एपिसोड के लिए मैंने उसको ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी तो दी है कि आगे उसको माइग्रेन के एपिसोड्स कम हो जाएं या बंद हो जाएं, लेकिन बीच में अगर उसको माइग्रेन का एपिसोड आ गया तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आप उस डिस्कम्फर्ट को सहते रहो। मैं उसको SOS दूंगी कि आप उस माइग्रेन को दो। तो ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ भी है। अगर मैं किसी को एकदम से सिवियर हो गया, सिवियर हो उसको गया कंट्रोल करने के लिए हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, बिल्कुल दे ताकि वो एकदम कंट्रोल ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही हाथ से सकते हैं। चला हाथ से निकल जाए बात। तो ओवरऑल अगर मैं साइकियाट्रिक कंडीशंस में बोलूँ, आपकी कंसल्टेशंस में आपने क्या रिस्पांस देखा अभी तक? आई मीन इज इट रियली गुड? कैसा रहता है? So basically, there are two types of responses which I have seen. I'll not say कि I've seen bad responses, क्योंकि किसी पैथी में भी ये कहना ठीक नहीं है कि bad response. There is not a bad response. There is always a bad patient. ओके, क्योंकि उस पेशेंट ने या तो फॉलो नहीं किया या फिर उसने उस अप्रोच को छोड़ दिया या अपने तरीके से उसको घुमाने की कोशिश करी है। बट होम्योपैथी में या तो इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स देखा है या गुड रिस्पॉन्स देखा है। अब वो इंटरमीडिएट भी आपकी एक तो बॉडी रिस्पॉन्स की वजह से कम रह गया है या आपने छोड़ दी है, आपके अंदर फेथ कम हो गया था या आपने सोचा खाली दवाई काम कर जाएगी, डॉक्टर साहब से बात करने की जरूरत नहीं है। गुड रिस्पॉन्स तब आता है जब आप डॉक्टर की एडवाइस पेशेंटली फॉलो करते हो, मेडिसिन फॉलो और टाइम टू टाइम अपना काउंसलिंग अप्रोच साइकेट्रिक कंडीशंस में लेते रहते हो, तो तब आपको वो गुड रिस्पॉन्स जरूर नजर आता है। एंड इसमें क्या मतलब वही फॉलो वैसे ही होता है कोर्स की तरह मेडिसिन जो आप देते हैं? बिल्कुल, इट इज़ गोइंग टू फॉलो एज अ कोर्स। एंड जो फिजिशियन, जैसे अगर मैं भी हूँ तो जो भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको दिन में इतनी बार लेना है और इस तरीके से लेना है, वही आपको फॉलो करना है। एंड टाइम टू टाइम वो रीएवैल्यूएट करके मेडिकेशंस चेंज भी होती हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मेरे को ये मेडिसिन मिल गई है अब मैं 1 महीने तक 2 महीने तक अपने आप ही खींचता रहूँगा, तो वो भी गलत अप्रोच है। आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम अपनी कंसल्टेशन के लिए जाना होता है और आपको इसको फॉलो अप के लिए जाना होता है कि मेरे कंडीशन में ये रिवीजन आया है तो आप इस चीज़ को उस तरीके से असेस करो, तो मेडिसिन भी उस हिसाब से रिवाइज होती रहती है। एंड इसमें भी रेजिस्टेंस होती है, एज एन डू सर्टेन मेडिसिन गेट रेजिस्टेड इन द बॉडी? जैसे एलोपैथी को आप अगर लेते हो तो उसकी डोज बढ़ा देते हैं सो दैट वो रेजिस्ट ना करे, वो क्योंकि कर चुकी है पहले रेजिस्टेंस। तो होम्योपैथी में भी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? होम्योपैथी में मैं प्रॉपर रेजिस्टेंस का नाम नहीं दूंगी, बट क्योंकि एक मेडिसिन अपना काम एग्जॉस्ट कर चुकी है बॉडी पे, तो हो सकता है कि आपको एक दूसरे मेडिसिन की ज़रूरत हो, आपको इक्वली इतना गुड रिस्पॉन्स नहीं आएगा। गॉट इट, गॉट इट। अमेजिंग। आई मीन तो ये तो मतलब होम्योपैथी एज अ साइंस आल्सो इज वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। देखो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाओ तो इवन फॉर क्रॉनिक कंडीशन जैसा आप बता रहे हो कि वो काफी हेल्पफुल है। एंड इसमें कंसल्टेशंस एंड ये सारी चीजें जो रहती हैं वो आपको कितनी फ्रीक्वेंटली लेनी पड़ती हैं? तो कैसे रहता फिर है? से केस टू केस Case to case डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जो कि हम इवैल्यूएट करते हैं कि उनको हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते में भी हम फॉलो अप ले सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनमें कि आपको हफ्ते अपना फॉलो अप रखना पड़ेगा। तो फिर से आपका केस डिपेंड करेगा, मेडिसिन डिपेंड करेगी और बॉडी टाइप डिपेंड करेगी। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो यू टेक उसी तरीके से आप डायग्नोसिस करते हो जैसे एक एलोपैथ करता है। बिल्कुल। उसके बाद अपना प्रोटोकॉल आप देते हो एंड बिल्कुल। उस प्रोटोकॉल के बाद अगर वो मेडिसिन सही से काम नहीं करी तो आप उसके लिए मेडिसिन को चेंज कर देते हो। बिल्कुल। रिस्पॉन्स साइकियाट्रिक कंडीशंस में इंटरमीडिएट टू गुड रिस्पॉन्स इज देयर। वेरी नाइस। और थोड़े टाइम बाद अगर चेंज करने की जरूरत पड़ती है यू चेंज योर मेडिसिन एंड दैट इज हाउ and a complete treatment protocol is given. Yes, that is actually true. तो ओवरऑल आई थिंक होम्योपैथी बनना आज की डेट में, व्हाट डू यू थिंक, आज की डेट में जो नए लोग आ रहे हैं एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर होम्योपैथी, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम? सो फर्स्टली आई वुड से कि इम्पेशेंट उनको भी नहीं होना जो खुद होम्योपैथ बन रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी का सबसे पहला मोटिव ही पेशेंस है। मोटो आई वुड से कि पेशेंस है, तो इसलिए उनको इम्पेशेंट भी नहीं होना और पेशेंट्स को बहुत इजीली आराम की बेनिफिट की तरफ लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप उनको एडवाइस करो और आप जैसे मैंने आपको बताया कि वो केसेस हैं, सर्जिकल
केसेस भी आप अपने हाथ में ले लो, तो बहुत अच्छे से पेशेंट को अपने बहुत पेशेंस से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। तो आप खुद ही पेशेंट बन जाओ। तो आपके अंदर खुद वो इतना धैर्य होना चाहिए कि आप सामने वाले को संभालो। इसमें आपको मतलब आपको एज अ साइंस ये सर्जरी वगैरह अभी इंडिया में वो कल्चर नहीं है कि होम्योपैथ्स वगैरह सीखते हैं, या फिर वी हैव एन ऑप्शन नॉट टू गो फॉर सर्जरी? ये फाउंडर ने हमारे बनाया ही नहीं था। सर्जिकल ऑप्शन कभी हम लोगों के लिए विल नेवर बी एन ऑप्शन। दे विल नेवर बी एन ऑप्शन, आई वुड से, सर्जरी का। बट अगर आप इसको अब एक इंटीग्रेटिव साइंस की तरह देखें, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर वो ऑप्शन इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वी आर वेल इक्विप्ड। हम पूरा ह्यूमन बॉडी उस तरीके से स्टडी करते हैं, हम अपना प्रॉपर इंटर्नशिप हर चीज़ में करते हैं, हम इमरजेंसी मेडिसिन में भी करते हैं, और हम गायनी में भी करते हैं, हम सर्जरी में भी करते हैं। तो हम वेल इक्विप्ड हैं, वी नो एवरीथिंग, वी हैव लर्नड एवरीथिंग। तो अगर आप हमें आगे आज सर्जन्स भी बनाना चाहो, तो हम वेल इक्विप्ड हैं वो चीज़ करने के लिए भी। तो वो मतलब एनाटॉमी वाइज आपको पूरी नॉलेज है, जो पूरी knowledge है। एलोपैथी को है। बिल्कुल लेकिन वो वो तो टाइम के साथ चीजें जैसे जैसे अब डेवलप होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बट ओवरऑल आई मीन होम्योपैथ बनना आई थिंक इज स्टिल वेरी फीजिबल आज के टाइम में भी। सेम मतलब आज के टाइम में जैसे इतना शेमिंग हो चुकी है इसको, तो वो मुझे लगता है आज के टाइम में भी लोग इसको कंसिडर करें एज अ थेरेपी, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और तो डॉक्टर को बनना एक मतलब हाँ, एक जो स्टडी कर रहा है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो मतलब इन सब बातों से डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि शेमिंग है या कुछ है, क्योंकि होम्योपैथी का जो अपना असर है, आप जब होम्योपैथी दोगे एक पेशेंट को, आपका जो भी पहला पेशेंट होगा और आपको असर दिख जाएगा, उस दिन जो आपको खुशी होगी वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो होम्योपैथी काम करती है, इन सब शेमिंग वगैरह से डिस्करेज नहीं होना चाहिए, अपनी पैथी पे अपने हाथ पे विश्वास ज़रूर रखना चाहिए। Amazing. That is fantastic, Dr. Archita. Right. So I mean overall I think जो भी viewers हैं उनको काफी अच्छा लगा होगा, understanding about how, because ये आज के डेट में भी ना people want to know about this, but कहीं ना कहीं उनको पता नहीं होता कि होम्योपैथी कितनी हेल्पफुल है। उनको लगता है कि अच्छा जस्ट कुछ मेडिसिन दे रहे हैं जो हमें पता नहीं है, बिल्कुल, और हम उसके बारे में पढ़ भी नहीं सकते बिकॉज कोई जर्नल नहीं है। तो आपने शायद आज काफी सारे डाउट्स ऐसे ना क्लियर कर दिए हैं, जो कि शायद अगर लोग जानना चाहेंगे तो वो इस पॉडकास्ट के जरिए पूरा सुन पाएंगे, समझ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे सब विजिट भी कर सकते हैं मेरे क्लिनिक में। सो इट्स इन सुशांत लोक, गुड़गांव, फेज़ 1। एंड आप इसको ढूंढ सकते हो गूगल मैप्स पे, डॉक्टर अर्चिता होम्यो क्लिनिक के नाम से। अमेजिंग। एंड अब तो आप ये पार्ट ऑफ वैदिक रूट्स एज वेल, तो आप वहाँ पे भी बिल्कुल consultation बिल्कुल, वहाँ पर भी वैदिक रूट्स पे आई एम अवेलेबल फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशंस, तो आप मुझे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो। दिस ब्रिंग्स मी टू वन लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इज कि अगर कोई मेडिसिन्स उनको आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो हाउ डू यू गिव इट, हाउ डू यू प्रोवाइड दोज मेडिसिन्स? फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज टेकिंग कंसल्टेशन फ्रॉम केरला, ठीक है, वो आप कैसे आप उनको दे सकते हैं? सो इन दैट केस ऑब्वियसली कुरियर होती हैं मेडिसिन। अगर मुझे लगेगा कि आपकी कंडीशन थोड़ी अक्यूट है और मुझे आपको मतलब मेरी मेडिसिन तब तक पहुंच नहीं पाएगी 2-3 दिन में, और 2-3 आपको अभी इमीडिएट मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आई विल लेट यू नो एनी ऑल्टरनेटिव। एंड मैं अपने पेशेंट्स को एलोपैथी के लिए भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि आई वांट अल्टीमेटली आपका कंफर्ट चाहती हूँ मैं। तो इन दैट केसेस अगर आप बेनिफिशियल होता है अगर आप एलोपैथी ले सको या होम्योपैथी आई प्रिस्क्राइब यू, जो आपके आसपास मिल जाएगी। इन द मीन वाइल जब तक मेडिसिन अराइव तब आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड इट विल बी मेनली थ्रू कुरियर सर्विसेज। कोरियर जो कि 2 से 3 दिन में पहुंच जाते होंगे, देन यू कैन स्टार्ट योर कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, तो ये तो काफी अच्छा है, इन एवरी वे पेशेंट्स के लिए तो इजी है आज के कोरियर सर्विसेज भी, हाँ बिल्कुल। Great, Dr. Archita. It was wonderful talking to you. Thank you. Same here, Shubham. Thank you so much. दोस्तों, आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्दी ऐसे पॉडकास्ट और लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस पॉडकास्ट को किसी भी तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में अपने ज़रूर बताइए।